वो हो सके। काइंडली कंफर्म कर दीजिए, सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है और स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ऑलराइट, यस तो सर। क्लास शुरू करते हैं। कल हमने इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ा था प्रोडक्शन का रिमेनिंग टॉपिक, प्रोडक्शन, और हमने शुरू किया था कॉस्ट। कॉस्ट में हमने किया था लॉन्ग रन कॉस्ट एंड शॉर्ट रन कॉस्ट, सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन प्रोडक्शन फंक्शन। उसमें भी हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन देखा था। कॉस्ट में भी हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट उसको देखा था। देन वी डिड डायग्राम्स ऑफ बोथ ऑफ देम। डायग्राम्स हमने देखी थी कि शॉर्ट रन कॉस्ट की डायग्राम्स कैसे होती हैं, लॉन्ग रन कॉस्ट की डायग्राम्स कैसे होती हैं। मैंने आपको वो बना के भी दिखाई थी, राइट? सर एक डाउट है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर जो आपने कल एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसमें जो ए और बी पॉइंट समझ नहीं आया था सर, प्लीज बता दीजिए। ऑलराइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक। एक बार दोबारा इसको हम कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसकी एप्लीकेशन को देखेंगे हम। नंबर 1 इज डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइजेस। जो हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? उन सभी का जो फैक्टर जो प्राइजेस है, उनके प्राइजेस क्या है? उनके लैंड का प्राइस क्या है? रेंट। लेबर का वेज, कैपिटल का इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट। तो ये क्या है उनके, इनको हम क्या बोल देते हैं? फैक्टर प्राइजेस, ठीक है, फैक्टर प्राइजेस। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नीड टू बी पेड ए प्राइस दैट इज एट लीस्ट इक्वल टू व्हाट दे कमांड फॉर ऑल्टरनेट यूजेस। मान लो कि आप लैंड की बात कर रहे हो, फिलहाल आप लैंड की बात कर रहे हो, और लैंड के दो यूजेस में मान लेता हूँ, यूज, ठीक। काफी यूजेस हो सकते हैं, डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। लैंड के यूज क्या हो सकते हैं? या तो मैं उस पर
कॉर्न उगा लूं, ठीक, या मैं उस पर फैक्ट्री बना लूं, राइट। ये दो यूजेस हो सकते हैं लैंड पे, या तो उसमें मैं कॉर्न लगा लूं या फिर उस पे मैं फैक्ट्री बना लूं। अगर अगर कोई जो एंटरप्रेन्योर है वो मेरे पास आया मेरी जमीन लेने के लिए और वो बोलता है कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, और वो क्या करेगा बदले में, मेरे को देगा रेंट, राइट। वो क्या देगा मेरे को बदले में? रेंट। अब वो रेंट कितना होना चाहिए, राइट। अगर मैं कॉर्न उगाता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मेरे को मिलता है 1 लाख, 1 लाख रुपए मेरे को प्रॉफिट होता है नेट, ठीक। अगर मैं कॉर्न लगाता हूँ खुद तो मेरे को मिलता है 1 लाख रुपए। अब जो फैक्ट्री ओनर है, जो मेरी जमीन पे फैक्ट्री लगाना चाहता है, वो कहता है कि मैं आपको दूंगा 50,000 रेंट। कितना देगा वो? 50,000। तो एज ए लैंड ओनर, मेरी लैंड है, राइट। तो क्या मैं, आप ये बताइए, क्या मैं उस फैक्ट्री मालिक को अपनी लैंड दूंगा? बताइए आप, क्या मैं उस फैक्ट्री मालिक को अपनी लैंड दूंगा? वो मेरे को कितना पे कर रहा है? 50,000। और अगर मैं खुद वहां पे कॉर्न उगाऊं तो मेरे को मिलता है 1 लाख। क्या मैं उसको अपनी लैंड जो है वो रेंट के लिए दूंगा? नो सर, क्यों? क्योंकि आपको फिर लॉस होगा 3,000 का। मेरे को लॉस क्यों होगा? देखो, लैंड खाली पड़ी है फिलहाल, लैंड खाली पड़ी है, मेरे को वो रेंट देगा 50,000। तो 50,000 क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट हो गया। मैंने क्या करना है? कुछ भी नहीं यस करना। सर। मैंने 50,000 ले लेना उससे, तो मेरे को लॉस कहाँ पे हुआ? लेकिन सर अगर मतलब ये कॉर्न उगाते तो 1 लाख का प्रॉफिट। प्रॉफिट होता। यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, समझ गए? कि अगर मैं फैक्ट्री वाले को देना चाहूँ तो मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? कौन उगा सकता हूँ मैं उस पर, जिससे मेरे को 1 लाख मिलेगा। अब दोबारा हम जो पहली लाइन है उसको पढ़ते हैं। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नीड टू बी पेड ए प्राइस दैट इज एट लीस्ट इक्वल टू व्हाट दे कमांड फॉर ऑल्टरनेटिव यूजेस। कम से कम 1 लाख तो होना ही चाहिए, राइट। अगर मैं फैक्ट्री वाले को देना चाहता हूँ, अगर वो मेरे को 1.5 लाख दे रहा है तो मैं क्या करूंगा? फैक्ट्री मालिक को अपनी जमीन दे दूंगा। तो फैक्टर प्राइजेस, आगे ये वाली लाइन पढ़ते हैं। इफ द फैक्टर प्राइजेस इज लेस देन फैक्टर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द फैक्टर विल क्विट एंड गेट एम्प्लॉयड इन द बेटर पेइंग ऑल्टरनेटिव। अगर ऑल्टरनेटिव केस में उसका प्रॉफिट ज्यादा है तो वो ऑल्टरनेटिव केस चूज कर लेगा, राइट। फैक्टर, जो भी फैक्टर है हमारे पास यहाँ पे, पर्टिकुलरली लैंड है, हर फैक्टर में ये चीज अप्लाई होगी, चाहे वो लेबर है, चाहे वो कैपिटल है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे वो लैंड है। अभी आप बताइए, आपको समझ में आया पॉइंट? यस सर। ओके, चलो फिर अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला जो हमारे पास सेकंड, आपने कहा था कि सेकंड दोबारा रिपीट कर दीजिए। सेकंड के केस में क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रेंट। अब इकोनॉमिक रेंट क्या होता है? आपको लगा होगा कि रेंट निकला है लैंड से, सिर्फ हम लैंड की बात कर रहे हैं। जब इकोनॉमिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट बनाया रेंट का कॉन्सेप्ट बनाया, तो उन्होंने लैंड पे बेस्ड ही कॉन्सेप्ट बनाया है ये। मतलब लैंड पे बेस्ड ही था। जब उन्होंने थ्योरीज दी तो वो लैंड की बेस पे थी। जब मैं बता रहा हूँ ना, जो पहले के इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो लैंड को बहुत ऊपर मानते थे, तो वो लैंड पे काफी थ्योरीज बनाई उन्होंने। ऐसे इकोनॉमिक रेंट की थ्योरी लैंड पे उन्होंने शुरू की, इसलिए इसका नाम इकोनॉमिक रेंट है। बट ये सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे एप्लीकेबल है, सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे एप्लीकेबल है थ्योरी, ठीक। ये बात याद रखनी है इसलिए। अब रेंट क्या होता है? व्हाट इज रेंट? According to them, economic rent is equal to the factors actual earning, एक्चुअल अर्निंग कितनी एक्चुअल अर्निंग की है, माइनस इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेम एग्जांपल जो मैंने पहले की थी, तो उसी में मैं उसकी बात करता हूँ। लैंड है मेरे पास, लैंड के दो यूजेस हैं, एक तो है उसका कॉर्न उगाना, दूसरा है उसका फैक्ट्री लगाना, राइट। तो फैक्ट्री में मेरे को मिल रहे हैं 1.5
5 लाख, कौन उगाने से मेरे को मिल रहे हैं 1 लाख। इस केस में हमारे को पता है कि मैं फैक्ट्री चूज करूंगा, राइट। अब इस केस में रेंट क्या होगा मेरा, फैक्टर्स एक्चुअल अर्निंग, एक्चुअल कौन सी अर्निंग कर रहा है वो अभी 1.5 लाख, माइनस इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है 1 लाख, कितना आ गया मेरे पास 50,000। ये क्या है मेरा इकोनॉमिक रेंट। मतलब क्या है, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इन्होंने एक और नाम दिया है ट्रांसफर अर्निंग। मतलब अगर मैं फैक्ट्री नहीं लगाता तो मैं इस फैक्ट्री की जगह इस जो मेरी लैंड है उसको क्या करता, ट्रांसफर कर देता किसी और चीज को उगाने के लिए, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते हुए मैं उसको ट्रांसफर कर देता। तो वो ट्रांसफर करने से जो मेरे को अर्निंग हो रही है या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो मेरा है उसको मैं माइनस करूंगा किसमें से, उसकी एक्चुअल अर्निंग में से, वो क्या आ जाएगा मेरे पास रेंट। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने कल बताया था आपको, इकोनॉमिक रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, या फिर एक्चुअल अर्निंग माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ज्यादा मामलों में ज्यादातर आपको ऊपर वाली डेफिनेशन वो पूछेगा, ट्रांसफर एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। अभी सब आई होप सभी को समझ आ गया होगा, राइट। इसमें अभी तक कोई दिक्कत है तो क्लियर हो गया ना। यस सर। अच्छा, इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे को पूछ सकता है वो, कोई भी डाउट है तो पूछिए प्लीज। सर इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज में मतलब के ओके इंटरनल। ओके। तो हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज का, राइट। इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज, दोनों के दो दो फैक्टर हैं, एक है इंटरनल एक है एक्सटर्नल, दूसरे में भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं पता लग रही तो आपको सिंपल सा एक चीज याद रखनी है, इकोनॉमीज का मतलब कॉस्ट का कम हो जाना और डिसइकोनॉमीज का मतलब कॉस्ट का बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, है ना। अब ये क्यों होता है, कॉस्ट देखो क्यों बढ़ सकता है, कुछ इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब कंपनी के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, कंपनी की एफिशिएंसी, कंपनी की टेक्नोलॉजी। उस केस में हम कंपनी को स्टडी कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फर्म को ही स्टडी कर रहे हैं कि उसकी मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है, ठीक है, उसके लेबर कैसे काम कर रहे हैं, वो कितनी लेबर लगा रहा है, कितनी उसके पास कैपिटल है, उसकी कैपिटल लेबर रेशो क्या है, ये सारा कुछ जो भी हम स्टडी करेंगे वो क्या है इंटरनल का था, ठीक। एक्सटर्नल में क्या आ जाता है, कंपनी को छोड़ के, इस पर्टिकुलर कंपनी को छोड़ के बाकी एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, बाकी एनवायरनमेंट में क्या आ रहा है, उसको उस केस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल कि आपने जहाँ पे कंपनी लगाई हुई है, ठीक, आपने जहाँ पे कंपनी लगाई हुई है वहां से जो रोड निकल रही है वो खराब है, रोड खराब है। तो जो आपका सामान लेके आते हैं ट्रक वाले, वो क्या कहते हैं कि हमारे को ज्यादा चार्ज करो। क्यों चार्ज करो हमारे को ज्यादा, क्योंकि आपकी जो आपकी वहाँ की रोड है वही खराब है।
तो मैं क्या है, मैं 5,000 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। वो जो 5,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है वो किसको इंक्रीज कर रहा है, आपकी कॉस्ट को। अब जो ये सड़क का काम है ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है, आपकी कंपनी के बाहर की चीज है, तो ये एक्सटर्नल है। सिमिलर केस, अगर आपकी कंपनी के बाहर एक और कंपनी है, वो अपनी प्राइसिंग में क्या कर रही है, ठीक है, वो आपकी लेबर को खींच के ले गई है, एफिशिएंट लेबर को, तो ये सारे चीज जो है वो आपकी कंपनी के बाहर हो रही है, तो इसलिए वो एक्सटर्नल है। अगर एक्सटर्नल किसी भी चीज की वजह से आपका कॉस्ट नीचे जाता है तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल इकोनॉमीज या फिर इकोनॉमीज। अगर एक्सटर्नल चीज की वजह से आपका कॉस्ट ऊपर जा रहा है तो वो क्या होगा, डिस इकोनॉमीज। अब सभी को ये फर्क क्लियरली पता लग गया, डिफरेंस। यस सर। तो अगर आपके पास उसने कोई एग्जांपल दी है ना, फॉर एग्जांपल कि अ, मान लो कि स्टाफ 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 की दिक्कत की वजह से है ना, आपके कंपनी के स्टाफ की दिक्कत की वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई, और आपको पूछ रहा है कि कौन सी तरह की वो, इनमें से कौन सा है, इंटरनल इकोनॉमीज, इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, इंटरनल डिसइकोनॉमीज या एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपके स्टाफ की वजह से कॉस्ट बढ़ रही है, या फिर आपके स्टाफ में झगड़ा हो गया, ठीक है, या फिर आपके स्टाफ जो है वो हायर वेजेस मांग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा सही जवाब होगा, इंटरनल डिसइकोनॉमीज। इंटरनल डिसइकोनॉमीज, राइट। डिसइकोनॉमी। तो ये सही हो गया। अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कौन सा कहाँ पे, कौन सा कहाँ पे। अब डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको दोबारा देख लेते हैं एक बार। दो तरह की इकोनॉमीज आ गई हमारे पास, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या क्या आ गया, लेबर, ये इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये याद रखना, इकोनॉमीज, लेबर की वजह से जो कॉस्ट कम होगा, ठीक, वो क्या हमारा इंटरनल इकोनॉमीज का पार्ट है। टेक्निकल इकोनॉमीज, टेक्निकली हमने अपने प्लांट में कुछ किया, फॉर एग्जांपल कैपेसिटी इंट्रोड्यूस की, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, उसकी वजह से हमारा कॉस्ट कम हो गया, वो क्या है हमारा इंटरनल। मतलब आप सोच के चलो ये सारा कुछ क्या है, कंपनी के अंदर हो रहा है। मैनेजरियल, मैनेजमेंट में कुछ इश्यूज है, उसमें कुछ चेंजेस किए, हमने टैलेंटेड बंदों को हायर किया है ना, खराब बंदों को जाने दिया, उनकी जगह अच्छे बंदे ले आए, तो वो क्या है इंटरनल इकोनॉमीज। मार्केटिंग, मार्केटिंग कर रहे हैं हम अपनी फर्म की, ताकि उसका जो चीजें हैं वो अच्छे दाम पे बिक सकें हमारा, है ना, रॉ मटेरियल अच्छे दाम पे हम खरीद सकें। देन फाइनेंशियल इकोनॉमीज, हमारे को क्रेडिट अच्छे से मिल जाए, सस्ता क्रेडिट मिल जाए, है ना। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो हम कंपनी के अंदर ही कर रहे हैं, अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन जनरल करें तो वो एक्सटर्नल इकोनॉमीज का पार्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप टायर बनाने वाली कंपनी, टायर बनाने वाली, और आपने एक टायर रबर का एक नई तरह का टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, जिससे रबर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, तो जनरली कंपनीज क्या करती हैं, इसको पेटेंट करवा लेती हैं। आपने सुना होगा नाम पेटेंट, किसी भी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा लेना। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि उसके जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए जो राइट्स हैं वो सिर्फ उसी कंपनी के पास है। और पेटेंट करवाने का मतलब क्यों क्या होता है कि कंपनी ने जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है उसका फायदा किसको हो, उसी कंपनी को हो। क्योंकि टायर बनाने वाली और काफी कंपनीज है, वो भी क्या करेंगी, वो भी इस चीज को कॉपी कर लेंगी। अगर उन्होंने इस चीज को कॉपी किया ऑन द स्पॉट, तो ये जो कंपनी है हमारी, हम क्या करेंगे, कोर्ट में चले जाएंगे। इसीलिए ये पेटेंट का यूज करती है। अब पेटेंट का यूज करके ये क्या करेंगे, कॉस्ट को कम कर देंगे, ठीक, कॉस्ट को कम कर दिया तो क्या हो गया, हमारा मार्केट में अच्छी पकड़ बन गई। अब इस चीज को क्या बोलेंगे हम, इंटरनल इकोनॉमीज। जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है कंपनीज में वो दो तरह की होती है, R&D,
जिसको हम R&D बोल देते हैं, या तो वो कोई न्यू प्रोडक्ट या वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई नई रिसर्च हुई, या तो वो कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक, या वो जो ऑलरेडी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसको एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं, उस चीज में भी हो सकती है रिसर्च, ठीक। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी रिसर्च होगी वो हमारी कॉस्ट को कम करे। इकोनॉमी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कॉस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि सड़क खराब हो गई है ना तो कॉस्ट मांग रहा है, या सड़क अच्छी हो गई तो वो कॉस्ट कम कर दे रहा है। तो ये इंटरनल डिसइकोनॉमीज भी ऐसे ही इंटरनल होगी, कंपनी की मैनेजमेंट की दिक्कत होगी, टेक्निकली कोई दिक्कत होगी, राइट। रिस्क बेरिंग डिसइकोनॉमीज होगी, रिस्क बढ़ गया हमारा, डिमांड का जो है रिडक्शन ऑफ डिमांड की वजह से, चेंज इन फैशन की वजह से न्यू सब्स्टिट्यूट आ गए मार्केट में। मार्केटिंग डिसइकोनॉमीज क्या है, रॉ मटेरियल को स्टोरेज करने के लिए हमारे को जो इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट, ठीक, सेलिंग ऑफ फिनिश्ड गुड, या आपको गोडाउन बनाना पड़ गया, आपका सामान इतना बढ़ गया कि आपको गोडाउन बड़ा बनाना पड़ गया एक शहर में, तो गोडाउन का जो कॉस्ट है वो आपका इंटरनल डिसइकोनॉमीज में आ जाएगा, राइट, वो आपकी कंपनी का ही पार्ट है। फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज मतलब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बढ़ रहा है उसमें आपको महंगा लोन खरीदना पड़ गया। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। यस सर। अच्छा, इसके अलावा किसी को और को कोई दिक्कत हो किसी भी तरह की, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ऑलराइट, तो मैं हाँ जी बाइक चला रहा। आगे पढ़ाना शुरू करते हैं आज की क्लास, राइट। नाउ impact of internal economies and internal diseconomies on LAC curve। LAC curve क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, इसको हम क्या बोलते हैं, LAC। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में भी बताया था, when a firm occurs internal economies with the expansion of its scale of output, यहाँ पे हमने ये बात याद रखनी है कि जो भी हमारी इंटरनल इंटरनल इकोनॉमीज या फिर डिस इकोनॉमीज हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं यहाँ पे, एक्सपेंशन, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ स्केल ऑफ आउटपुट। हमने आउटपुट को बढ़ाना शुरू किया, अगर आप डायग्राम में भी देखोगे तो डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारे पास इकोनॉमीज या फिर डिस इकोनॉमीज क्रॉप अप कर रही हैं। The LAC curve would fall, and after a certain point, the firm receives internal diseconomies with the expansion of its scale of output. The LAC curve would rise. LAC curve क्या पहले fall होगी, then one point of time पे ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, आफ्टर दैट इट विल राइज। अभी इसकी यू शेप है। अब LAC की यू शेप जो है, आपको नॉर्मली बोला जाए तो LAC की यू शेप क्यों होती है, इंटरनल इकोनॉमीज या इंटरनल डिसइकोनॉमीज। Thus internal economies causes the LAC to fall and internal diseconomies causes LAC to rise. Hence the internal economies and diseconomies are responsible for the U shape of LAC curve. अब बात करते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज की, कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज हमारे पास कैसी होती हैं। फर्म इज ए यूनिट, द ग्रुप ऑफ फर्म इज कॉल्ड इंडस्ट्री, ये आपको पता है। व्हेन इंडस्ट्रीज एक्सपैंड देयर आर सम एडवांटेजेस। इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रही है, अब आप सोचो
एक फर्म एक्सपेंड नहीं कर रही, इंडस्ट्री एक्सपेंड कर रही है. These advantages are enjoyed by all the firms in the industry, so that they are called external economies. अब जो ये एडवांटेजेस हैं, ये जो एडवांटेजेस हैं सारी कंपनीज द्वारा एंजॉय किए जाते हैं, ठीक, क्योंकि वो इंडस्ट्री में काफी सारी फर्म्स हैं. अगर एक इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है तो पूरी फर्म्स को फायदा होता है. फॉर एग्जांपल कि ऑयल कंपनी है मेरी, ऑयल कंपनी है मेरे पास, ठीक, भारत पेट्रोलियम है ना. अब ऑयल कंपनीज काफी तरह की है. भारत पेट्रोलियम है ना, इंडियन ऑयल है, देन रिलायंस की कंपनी है, ठीक है, देन अनदर एसआर है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है. अगर ऑयल का प्राइस, क्योंकि ऑयल ऑयल 85% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, बाकी देशों से मंगवाते हैं. क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं. अगर क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो कम हो जाए इंटरनेशनल मार्केट में, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि $100 पर बैरल हो गया है ना, या फिर 85 हो गया है. तो अभी रिसेंटली क्रूड ऑयल का प्राइस कम होके कितना हो गया, $60 पर बैरल. बैरल एक समझ लो एक वो होता है, अ, जिसको हम बोलते ड्रम टाइप होता है, उसमें हम ऑयल को डालते हैं, तो उसको एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है बैरल. तो $60 का हो गया, जो कि पहले $100 पे भी था. उससे क्या होगा, सारी ऑयल कंपनीज को फायदा होगा, क्योंकि वो क्या कर रही है, आपने देखा होगा कि मार्केट में पेट्रोल और डीजल का प्राइस कम नहीं हुआ, बट इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा है, राइट. तो उससे क्या है, सभी ऑयल कंपनीज को फायदा हो रहा है. ये एक्सटर्नल एक फैक्टर है. तो ये क्या है, हमारे पास एक्सटर्नल इकोनॉमीज का पार्ट है. These economies are open for all the firms, which means they are not related to a single firm. इसको किसी सिंगल फर्म को फायदा नहीं होता. इससे जो है मार्केट की सारी जो फर्म्स हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड सारी जो फर्म्स हैं, उनको फायदा होता है. अच्छा, टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज. इकोनॉमीज ऑफ लोकेशलाइजेशन ऑफ कंसंट्रेशन. मतलब एक जगह पे अगर कोई फैक्ट्रीज लगी है तो उनको कोई फायदा हो रहा है, ठीक. तो इसमें क्या होगा, लोकेशन ऑफ सेवरल फर्म्स एट वन प्लेस मेक्स सर्टेन फैसिलिटी अवेलेबल की जाती है. लोकल अथॉरिटीज में डेवलप रोड्स, कम्युनिकेशन, पावर, इरिगेशन एक्सेट्रा. Other facility like banking, insurance, skilled labor will come up in the area. These arrangements benefit all the firms located at that place. अगर आप हिमाचल की तरफ जाओगे तो हिमाचल में एक जगह पड़ती है बद्दी या फिर नालागढ़, चंडीगढ़ के पास में है. वहां पे इंडस्ट्रीज का मतलब हब है एक तरह से. या इस पंजाब में देखा जाए तो लुधियाना. अब वहां पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज क्यों है, या फिर हमारे घर के आसपास में कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं है ना. ये क्वेश्चन हमारे सामने राइज होता है. इवन के पूरे इंडिया की दिक्कत यही है कि हमारे आसपास कोई फर्म नहीं है, इसलिए हमारे को बेरोजगारी देखनी पड़ती है. अब सारी फर्म जो है वो नालागढ़ में ही क्यों है, रीजन बीइंग वहां पे सर्टन फैसिलिटीज जो है उनको अवेलेबल है. लोकल अथॉरिटीज रोड्स बनाती हैं और कुछ टैक्स के बेनिफिट्स भी उनको मिलते हैं वहां पे. इसलिए इनको बोलते हैं SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले बनाए थे SEZ. उस साल क्या 10-15 साल पहले बनाए थे. उसकी वजह से जो सारी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड हो गई हैं. वहाँ पे बैंकिंग भी है, फाइनेंस भी है, स्किल लेबर भी आ चुकी है, ठीक है, पावर भी है, पावर फैसिलिटी भी आपको दी जा रही है, पावर में सब्सिडी भी आपको दी जा रही है. तो इसलिए उनका फायदा हो रहा है जो एक जगह पे लोकलाइज्ड है. दिस इज ए टाइप ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज. देन आगे इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन और स्पेशलाइजेशन. Production of goods can be split into different parts, and each firm may take up one part of producing the good. This will result in specialization and improvement of performance of each firm in the production. This division of labor helps
to produce more output and reduce cost of production. Division of labor. Division of labor. This concept was given by Adam Smith, father of economics जो था, in his book Wealth of Nation in 1776. तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? एडम स्मिथ बोलता है कि अगर आप सारा दिन लग के आप प्रोडक्शन के सारे जो प्रोसेस है, उस प्रोडक्शन का एक प्रोसेस नहीं ना है, प्रोडक्शन का मान लो आपने बनानी है, उसने एग्जांपल लिया था सुई का, ठीक, या फिर आप मान लो कि आपने बनानी है बोतल, पानी की बोतल, और आप सारा काम खुद से कर रहे हो, एक ही लेबर आपके पास, आप खुद, आप प्लास्टिक से वो भी लेके आ रहे हो, आप उनसे पूरा मोल्ड बना रहे हो, ठीक है, फिर आपने उसको बनाया, तो आप पूरे दिन में एक ही बोतल बना पाओगे। पर अगर हम इनको स्पेशलाइज काम दे दें कि आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ढक्कन लगाना है बोतल का। आपने कंपनीज में देखा होगा ना, कुछ एक बंदे जो नट कस रहे हैं वो नट ही कस रहे हैं, कुछ बंदे जो है वो कोई कंपोनेंट लगा रहे हैं, वो उसी कंपोनेंट को लगा रहे हैं बार बार। तो वो क्यों करते हैं? वो कह रहा है कि आपने अगर बंदे रख लिए कुछ और आप क्या कर रहे हो, आप उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हो, आपका काम है ढक्कन लगाना, तो आप एक बंदे से एक दिन में 100 बोतल तक बनवा सकते हो, जबकि यहाँ पे एक बंदे से एक दिन में एक ही बोतल बन पा रही है। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर। जब हम एक स्पेशलाइज काम करते हैं, ठीक, जब हम स्पेशलाइज काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस स्पेशलाइज काम करने को एफिशिएंटली कैपेबल हो जाते हैं। अगर आप नट लगा रहे हो, पहले फर्ज करो कि आप एक नट 10 सेकंड में लगाते थे पहले जब आपने शुरू किया, अब आप वही नट जो है वो 2 सेकंड में लगा रहे हो, ठीक है। तो वो जो एफिशिएंसी आई है नट लगाने की, उससे क्या फायदा होगा? उससे हमारे को एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलेगा, राइट। हालांकि ये इंटरनल इकोनॉमीज का पार्ट है, पर ये मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा था डिवीजन ऑफ लेबर। अब क्या होता है जी, मान लो कि कार बनाने वाली कोई कंपनी है, कार बनाने वाली कोई कंपनी है, टाटा की एग्जांपल ले लेते हैं, मारुति की एग्जांपल ले लो। अब टाटा जो कार बना रही है, टाटा जो कार बना रही है, आपको क्या लगता है कि वो सारे पार्ट खुद बना रही है? नहीं। वो क्या करती है, टायर लेती है एमआरएफ से, जो इसके इंटरनल कंपोनेंट है वो लेती हैं मदरसन से, मदरसन सुमी से, ठीक, जो इसके शीशे हैं वो लेती है चाइनीज कंपनी से, जो इसकी पेंट है वो लेती है किसी और कंपनी से, है ना। तो ऐसे करके सब कंपोनेंट मिलके वो एक गाड़ी बना देता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि टाटा इतनी बड़ी कंपनी है, वो इतना सब कुछ मैनेज कर सकती है, तो वो ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट है वो टायर खुद नहीं बना सकती? वो क्या पेंट नहीं बना सकती खुद? ठीक, ये क्यों नहीं कर रही वो कंपनी का? क्योंकि उस काम को करने के लिए जो कंपनीज है छोटी छोटी, ये एफिशिएंट है, महारत है इनकी, ये सारा दिन बैठ के वही काम करती। टाटा की कंपनी, टाटा की गाड़ी में जो बैटरी होगी टाटा की थोड़ी होगी, पर टाटा उस बैटरी को बना सकता है, पर उतनी एफिशिएंटली नहीं बना सकता जितनी एफिशिएंटली वो एक्साइड कंपनी बना सकती है। इसलिए जो ये काम है ये सारे एक्सटर्नल फर्म्स करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स करती हैं। तो इससे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच फर्म इन द प्रोडक्शन। इससे इम्प्रूवमेंट होती है, टाटा को सस्ता सामान मिलता है। अगर टाटा खुद बैटरी बनाएगी तो 10,000 की बनाएगी, और वो जो बैटरी कंपनी से ले रही है वो 5,000 की ले रही है, तो इससे ओवरऑल टाटा को फायदा हो रहा है बाहर से बनवाने में, ठीक। और ये डिवीजन ऑफ लेबर हेल्प्स टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है और ज्यादा चीजें बना सकते हैं। देन economies of related information services. All the firms in the area are dealing with the same good. Are dealing with the same good. Information can be shared among the firms about raw material, skilled labor, marketing, etc. Expenditure on these items can be reduced, and there will be mutual advantage to all of them. अब ये क्या है कि कोई मान लो कोई कोई बेनिफिट वाली बात है किसी कंपनी के लिए, तो उसने जो मान लो बनाती है कार,
तो उसने जो उसके साथ कार बनाने वाली दूसरी कंपनी है, उसका कॉम्पिटिटर जो है, उसको भी जाके बता दिया कि ये बेनिफिट होने वाला है हमारे को। ऐसे तीसरे को पता लग गया, ऐसे चौथे को पता लग गया। तो जो इंफॉर्मेशन है वो फ्लो हो रही है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। आजकल तो वैसे ऐसा नहीं होता होगा क्योंकि सभी को अपना पता है, और कोई कंपनी नहीं चाहती कि दूसरी कंपनी का बेनिफिट हो जो कि उसकी कंपटीशन में, राइट। बट एनी हाउ कि इंफॉर्मेशन सर्विसेज अगर हम एक्सचेंज करें एक दूसरे के साथ, तो उसको उसका सारी कंपनीज को इक्वली फायदा होता है, उनका कॉस्ट प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इकोनॉमीज ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, economies of producer organization. Collective research by all the firms or new product technology will help reduce expenditure. The fruit of research can be enjoyed by all the firms. अब ये क्या कह रहे हैं कि आप सारे जो प्रोड्यूसर्स हो, सारे जो कंपनीज वाले हो, वो आपस में मिल, आप आपस में हाथ मिला लो और अपना कोई कोई शेयर दो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी वो सभी कंपनी को फायदा करेगी। ठीक, तो उससे क्या होगा, सभी कंपनी का कॉस्ट कम हो जाएगा। पर इन रियलिटी क्या होता है, इन रियलिटी जो बिग फर्म्स होती हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक, वो क्या करती हैं, वो उनका अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यूनिट होता है। वो नहीं चाहती कि स्मॉल कंपनीज को फायदा हो, क्योंकि स्मॉल कंपनीज आगे जाके बड़ी होके उनको ही टक्कर देने वाली है, इसलिए वो खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट लगा के रखती है, राइट। बट अगर वो इकट्ठी हो जाए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च करे, तो उससे सभी को फायदा होगा, उनका कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगा। देन आगे हम चलते हैं एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज पे, कि एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो हमारा डिस इकोनॉमीज को कैसे बढ़ाता है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाता है। Diseconomies which occurs to the firms as a result of the expansion in the output of the whole industry are termed external diseconomies. The main are as follows. Number one is increase in the input price. इनपुट का प्राइस, ऑयल का प्राइस, ऑयल की मैंने एग्जांपल ली थी, मान लो कि ऑयल का प्राइस इंक्रीज कर गया। When the industry expands, the demand for factor input increases. As a result, the input price such as wage, price of raw material and machinery equipment, this shoot up. This causes the cost of production to rise. मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। मान लो कि आपने देखा होगा कि खाने वाली, चाय वाली दुकानें बहुत बन गई ना आजकल। चाय, चाय चूरी हो गई, या एमबीए चाय वाला हो गया, डिफरेंट डिफरेंट चाय वाला हो गया, राइट। तो वो क्या है, चाय वाली दुकानें बहुत खुल गई। अब वो क्या लगते हैं, कुल्हड़। आपने देखा होगा कई जो दुकानें हैं वो कुल्हड़ का यूज करती हैं, राइट। तो कुल्हड़ की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, कुल्हड़ की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई मार्केट में। अब कुल्हड़ की डिमांड इंक्रीज होने से सप्लाई तो उतनी है कुल्हड़ की, तो कुल्हड़ की डिमांड इंक्रीज होने से कुल्हड़ का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। अब क्योंकि कुल्हड़ का प्राइस इंक्रीज हो गया और कुल्हड़ इन जो स्टॉल्स है हमारे, इन पे जाता है, इन सभी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। ठीक, इस तरह से एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज क्यों, नई नई दुकानें खुल रही हैं, सभी को अपना ये है कि हम नए एमबीए चाय वाला बन जाएंगे, या हम 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर देंगे शुरू। तो उससे क्या है, उल्टा सभी को नुकसान हो रहा है, तो सभी का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, इनपुट प्राइसेस का ही बढ़ जाना। प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, concentration of firms in a particular region, जैसे मैंने नालागढ़ का एग्जांपल लिया था, creates undue pressure on the infrastructure facilities. अब बहुत सारी कंपनीज आप बना दोगे तो वहां पे क्या है, ट्रक्स चलेंगे या फिर ट्रेन सर्विसेज होंगी। ठीक, तो उससे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल है वहां पे, उसको नुकसान होता है, एनवायरमेंटली भी उसका नुकसान होता है, राइट। एनवायरमेंट पोल्यूशन भी इंक्रीज होता है।
जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, सैनिटेशन, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, इन सब पे प्रेशर बनता है जब आप एक ही जगह पे सारी इंडस्ट्री को कॉन्सेंट्रेट कर दोगे। As a result, bottlenecks and delays in production process become frequent, which leads to raise per unit cost. तो एक ही जगह पे आपने इंडस्ट्री खोल दी सारी, तो आपको पता नहीं कि पावर कितनी यूज होगी, आप नॉर्मल पावर दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, पावर कट लगने शुरू हो जाएंगे, तो उससे सारी कंपनी को नुकसान होगा, राइट। तो ये भी एक तरह की एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज है। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, diseconomies may also arise due to exhaustible natural resources. Doubling the fishing fleet may not lead to doubling of the catching of fish. Doubling the plant in mining or an oil extraction field may not lead to doubling of output. आप मान लो कि आपने एक शिप ली है, शिप शिप में आप क्या करते हो, फिशिंग करते हो, राइट, फिशिंग जो भी है। अब फिशिंग करने आप एक ओशन में जाते हो, पॉन्ड में जाते हो, और इससे आप 100 kg फिश कलेक्ट करते हो। अब आपके दिमाग में आया कि अगर मैं इससे डबल बड़ी जो है शिप ले लूंगा, तो उससे मैं 200 kg फिशिंग कर पाऊंगा। को लगता है कि आप कितना करोगे, 200 kg। सिमिलरली बाकी लोगों ने भी बड़ी फिशेस, बड़ी बोट्स ले ली, सभी को लगता है कि वो ज्यादा पकड़ेंगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, जो फिशेस हैं ओशन में, वो तो एग्जॉस्टेबल है ना, वो तो लिमिटेड है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो आपने बड़ी शिप ले ली तो वो भी अपना फैमिली साइज बड़ा कर लेंगे कि अब हम भी ज्यादा पकड़ में आएंगे, राइट। तो वो तो लिमिटेड है। तो उससे क्या होगा, सभी कैचेस जो है बढ़ जाएंगे, और आपके 200 की जगह 130 ही आपके हाथ में आएंगे। तो इससे बेटर था कि आप छोटी फिश पे छोटे कॉस्ट पे आप 100 पकड़ रहे थे, बट आपने थोड़ा बड़ा शिप ले लिया, उससे आपका कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ, आपका डीजल भी ज्यादा बर्न हो रहा है, एंड आपका जो कैच है जितना आपको एक्सपेक्टेड नहीं था उससे कम हो रहा है, ठीक। देन नेक्स्ट इज diseconomies of disintegration. When the production of a commodity is disintegrated among various processes and sub-processes, it may prove disadvantages after a certain limit. जब उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, डिसइंटीग्रेट मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया आपने, कि ये वाला बंदा नट लगाएगा, ये वाला बंदा बोल्ट लगाएगा ना, the problem and fault in every one unit may create limit. The problem and fault in any one unit may create problems for whole the industry. Coordination among different concerns are also possible. For example, आप कार मैन्युफैक्चर वाली कंपनी हो इंडिया में, जितनी भी कंपनीज है, हुंडई हो गई, है ना, और मारुति सुजुकी हो गई, टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, ये सारे क्या करते थे, ये सारे क्या करते थे, कार बनाते थे, ये सारे क्या करते थे, कार बनाते थे। अब कार में जैसे मैंने आपको बताया कि कई कंपनी जो है वो वायर्स बना रही हैं, कई कंपनी जो टायर बना रही हैं, कई कंपनी जो पेंट बना रही है ना, कई कंपनी जो है वो नट बोल्ट बना रही है। इसमें कंपोनेंट होता था चिप, जिसको हम चिप बोलते हैं, है ना। प्रोसेसर बोलो आप, प्रोसेसर, जैसे आपको फोन का प्रोसेसर होता है ना, वैसे आजकल गाड़ियों में प्रोसेसर डलता है, क्योंकि वो डिजिटल सारा हो गया है ना, सब कुछ। तो वो जो प्रोसेसर है वो कहाँ से लाते थे, चाइना से, चाइना से। अब चाइना ने क्या किया, प्रोसेसर भेजना बंद कर दिया, ठीक, क्योंकि इन्होंने डिसइंटीग्रेट किया होता ना, कि प्रोसेसर अगर हम थोड़ी बनाएंगे, टाटा थोड़ी कंपनी प्रोसेसर बनाएगी, वो क्या क्या करेगी, उसका उसका जो स्पेशलाइजेशन है वो कार बेचने में है, उसका कार बनाने में है, ठीक, सभी कंपोनेंट को जोड़ के उसको बोलते हैं असेंबलिंग। तो प्रोसेसर प्रोसेसर मंगाते थे चाइना से। अब चाइना ने प्रोसेसर भेजना बंद कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड में एक तरह से डिमांड बढ़ गई थी, और चाइना की कंपनी जो है प्रोसेसर बनाने वाली, उन्होंने बंद कर दी थी अपनी कंपनी से। वो कह रहे कि हम कोई ढंग का काम करेंगे इससे अच्छा। अब प्रोसेसर जो है वो इंडिया में आना बंद हो गया, उसकी क्या हो गई, शॉर्टेजेस, शॉर्टेज होगी उसकी। और उसकी शॉर्टेज सिर्फ टाटा को नहीं हुई, उसकी शॉर्टेज जो है सारी कंपनीज को ही, सारी कंपनीज की गाड़ी गाड़ी उन्होंने पूरी बना ली,
गाड़ी बाकी कंपनियों से मिलकर उन्होंने पूरी बना ली, पर गाड़ी में जो कंपोनेंट लगाना था चिप का वो नहीं बना। अब उससे पूरा प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो फॉल्ट हो गया। ठीक, यही बात कर रहे हैं कि अगर आप ज्यादा इंटीग्रेशन कर दोगे, ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाओगे बाकी कंपनीज पे, तो एक आधी कंपनी गई तो उससे आपका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो फॉल्ट हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत हो? अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो चैट बॉक्स में भी लिख सकता है। ऑलराइट, मैं आगे बढ़ता हूँ। इम्पैक्ट ऑफ external economies and external diseconomies on LAC curve, long run average cost curve. Now, आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी बात हो एक्सटर्नल की तो हमारी LAC शिफ्ट करेगी, और जब बात हो इंटरनल की तो वो LAC पे ही आएगा। ये डिफरेंस जो है आपको याद रखना है। As a result of external economies, the LAC curve of the firm shift downwards. LAC curve shift downward from LAC2 to LAC2. सर हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं हो रही, पॉज हो गई सर स्क्रीन। ऑलराइट ऑलराइट। किसी ने भी स्क्रीन शो नहीं हो रही? नो सर सर होती फोन चेक करियो। हो रही है सर। ऑलराइट ऑलराइट। हो रही है सर। मैं बात कर रहा था इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी एक्सटर्नल की बात आए, एक्सटर्नल इकोनॉमीज या फिर एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज, तो उस केस में आपने LAC को शिफ्ट करना है। और जब भी बात आए इंटरनल इकोनॉमीज या इंटरनल डिस इकोनॉमीज, उस केस में आप इस LAC को शिफ्ट नहीं करोगे, बल्कि LAC के ऊपर ही रहोगे, राइट? तो ऐसे फिगर में आप देख सकते हो कि LAC कर्व हमारे पास दी गई है, LAC1। अब कॉस्ट की जगह मैं लेता हूँ एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज, सॉरी इकोनॉमीज लेते हैं पहले। आप इकोनॉमीज, अब एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होती हैं? जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट जो है वो कम होता है। कॉस्ट कम होगा तो जो मेरी LAC कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। डाउनवर्ड की शिफ्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एवरेज कॉस्ट है मेरा 10 रुपीज। तो अगर मेरा कॉस्ट कम हो गया, एवरेज कॉस्ट कम हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा 5 रुपये होगा। और अगर 5 रुपये मेरा कॉस्ट हुआ तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट उसको होना पड़ेगा LAC को। ऐसे ही एक्सटर्नल इकोनॉमीज के केस में डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज के केस में उसको अपवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। और शिफ्ट में ये बात याद रखनी है कि आपने कभी आड़ा टेढ़ा शिफ्ट नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर आप ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तो आपने ऐसे शिफ्ट नहीं करना इस कर्व को, क्योंकि ये शिफ्टिंग नहीं है, ये टिल्टिंग हो सकती है, पर शिफ्टिंग नहीं है। किसी का माइक ओपन है? प्लीज माइक बंद कर लीजिए। हाँ, तो जब भी आपने शिफ्ट करना है, शिफ्ट का मतलब होता है हमेशा
पैरेलल शिफ्ट, कि आपने जो भी कर्व है उसको पैरेलल ही रखना है एक दूसरे के, ताकि वो शिफ्ट लगे। ऑलराइट, तो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज की वजह से जो मेरी एलएसी है वो ऊपर शिफ्ट होगी, और एक्सटर्नल इकोनॉमीज की वजह से मेरी जो एलएसी है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। देन आगे रेवेन्यू के कंसेप्ट है, रेवेन्यू के कंसेप्ट समझते हैं। इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो sir. सर। आगे चलते हैं। इट इज द इनकम obtained by the firm or producer by the sale of goods and services in the market। इनकम आती है जी Sir? रेवेन्यू का। हाँ जी, सर ये डायग्राम फिर से समझाना। ये वाली डायग्राम राइट, मैं आपको Yes, बना के sir. दिखा देता हूँ, उससे आपको ज्यादा समझ में आए। ये है हमारे पास एलएसी की डायग्राम। एलएसी की डायग्राम में एक्स एक्सिस पे मैं लेता हूँ आउटपुट, और वाई एक्सिस पे मैं लेता हूँ कॉस्ट, या फिर एवरेज कॉस्ट ले सकते हो आप। ये क्या है मेरे पास? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। इस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को मैं शुरू कर रहा हूँ पॉइंट ए से, खत्म कर रहा हूँ पॉइंट सी पे, बीच में मेरे पास है पॉइंट बी। फ्रॉम ए टू पॉइंट बी इंटरनल इकोनॉमीज। फ्रॉम ए टू पॉइंट बी क्या मेरे पास? इंटरनल इकोनॉमीज। फ्रॉम बी टू पॉइंट सी इंटरनल इकोनॉमीज। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सटर्नल इकोनॉमीज की। एक्सटर्नल इकोनॉमीज अगर मेरे पास होती हैं तो मेरा जो कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। LAC1 ड्यू टू एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज, सॉरी इकोनॉमीज है यहाँ पे राइट, इकोनॉमीज। और सिमिलरली अगर मेरा जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, तो मेरा LAC जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। LAC2 ड्यू टू एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। अपवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड क्यों शिफ्ट हुआ? एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज की वजह से। डाउनवर्ड क्यों शिफ्ट हुआ? एक्सटर्नल इकोनॉमीज की वजह से। जब भी एक्सटर्नल की बात करेंगे, जैसे डिमांड कर्व में भी हमने पढ़ा था ना कि अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो हम सेम डिमांड पे रहते हैं, बट प्राइस के अलावा अगर कुछ भी एक्सटर्नल चेंज हो रहा है उसको मैं एक्सटर्नल चेंज बोल सकता हूँ। प्राइस के अलावा मान लो सब्स्टिट्यूट गुड चेंज हो गई, इनकम चेंज हो गई, तो मेरा जो कर्व है वो शिफ्ट होता था डिमांड कर्व राइट। वैसे सिमिलर केस में अगर इंटरनल इकोनॉमी चेंज हो रही है, इंटरनल इकोनॉमी चेंज हो रही है, तो मेरा कर्व शिफ्ट नहीं होगा, मेरा कर्व सेम रहेगा। बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज या डिस इकोनॉमीज मेरा जो LAC है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको। पॉइंट ए से बी, पॉइंट ए पे कॉस्ट है मेरा C1, पॉइंट पे बी पे मेरा कॉस्ट है C2, और सिमिलर कॉस्ट है मेरा पॉइंट सी पे। नाउ अगर हम बात करें एक इंटरनल इकोनॉमीज या डिस इकोनॉमीज की, तो हमने लिया है LAC कर्व को। LAC कर्व बना ली। LAC कर्व में इंटरनल इकोनॉमीज की वजह से मेरा जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन आउटपुट। ये हमने पढ़ा था कल, सॉरी आज। विद इंक्रीज इन आउटपुट इंटरनल इकोनॉमीज क्या है, वो क्रॉप अप होंगी, हमारे को फायदा होगा। जैसे जैसे हम प्लांट का साइज बड़ा करेंगे हम अच्छी लेबर ले पाएंगे राइट, अच्छा रॉ मटेरियल अच्छे दाम पे खरीद पाएंगे, एडवर्टाइजमेंट पे अच्छा खर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो डाउन होगा। यही मैं दिखा रहा हूँ आपको पॉइंट ए से लेके
पॉइंट बी के बीच में कि इंटरनली जब फर्म का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आप इसको बोल सकते हो, उसकी वजह से कॉस्ट मेरा डिक्रीज हो रहा है। एंड देन आफ्टर बी एक लिमिट होती है, मैंने कहा था कल भी, एक लिमिट होती है हर चीज की। आफ्टर बी जो है मेरा कॉस्ट इंक्रीज होने लग गया, मैंने ज्यादा लेबर लगा ली प्लांट पे, अब वो आपस में खड़े होके बातें कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, ठीक है, मैनेजमेंट की दिक्कत है, मैनेजमेंट ओवरबर्न्ड हो गया, उसकी वजह से मेरा कॉस्ट जो है बढ़ने लग गया। अब एक और बात मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ, इंटरनल इकोनॉमीज को एक और नाम से जाना जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक और नाम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और इंटरनल डिस इकोनॉमीज को भी एक और नाम से जानते हैं, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये शायद मैंने कुछ दिन पहले आपको डायग्राम में बना के दिखाया था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। आप रिटर्न टू स्केल पढ़ते हो ना, वैसे ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो अगर मैं इकोनॉमीज या फिर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात कर रहा हूँ तो मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ, है ना। स्केल कर रहा हूँ ना मैं, प्लांट को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ ना, तो मैं उसी प्लांट की बात करूंगा, राइट। तो इसको ये नाम से भी जानते हैं, आपको ये चीजें याद रखनी है इस चीज के बारे में। क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई डाउट है? यस सर। नो सर। ओले, आगे चलते हैं। रेवेन्यू क्या होता है जी? रेवेन्यू इज द इनकम ऑब्टेन्ड बाय द फर्म और प्रोड्यूसर, कैसे? सेल करके गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाता है। देयर आर थ्री कॉन्सेप्ट इन रेवेन्यू, दे आर टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या है हमारे पास? सीधा याद रखना है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी बेची आपने एज ए फर्म, कितने प्राइस पे बेची, उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास क्या जाएगा? टोटल रेवेन्यू। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखना है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ MR। इस समेशन साइन का मतलब होता है ऐड करना, MR1, MR2, MR3 प्लस सोन प्लस MRN, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया समेशन ऑफ MR। ठीक है, मतलब एक ही है दोनों बातों का। जब आप MR जो है मार्जिनल रेवेन्यू हर एक यूनिट का, वो उसको ऐड कर दोगे तो आपके पास आएगा टोटल रेवेन्यू। देन हर बार की तरह हमारे पास है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल डिवाइड बाय यूनिट। यूनिट क्या है हमारे पास? टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय आउटपुट, सिंपल। मार्जिनल रेवेन्यू, नाउ मार्जिनल क्या है? इंक्रीमेंटल चेंज। इंक्रीमेंटल, मार्जिनल का मतलब होता है इंक्रीमेंटल चेंज। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज additional revenue obtained by the firm or producer by selling additional unit। additional का मतलब है ना इंक्रीमेंटल चेंज जो हो रहा है, यूनिट ऑफ ए थिंग, वन मोर यूनिट ऑफ थिंग, चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज आल्सो कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा, क्वेश्चन पूछेगा तो फॉर्मूले में पूछेगा। MR इज इक्वल टू चेंज इन TR ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, या फिर इसको TR डिवाइड बाय DQ, या फिर इसको ऐसे भी कई बार लिख देते हैं। इसका एक और फॉर्मूला है ये वाला, ये भी आपको याद होना चाहिए। नाउ रेवेन्यू कर्व्स आर डिफरेंट अंडर डिफरेंट मार्केट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफरेंट मार्केट के अंदर रेवेन्यू कर्व्स डिफरेंट डिफरेंट होती है। दे आर इन वन टाइप इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट and another type in imperfect competitive market. Before going into that, I need to tell you okay, different market structure, different market
स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह की मार्केट्स आएंगी, हम उसको स्टडी करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट क्या होगी, मैं एक लाइन बना रहा हूँ। इस लाइन के मेरे पास दो एंड है। एक एंड पे मैं ले रहा हूँ परफेक्ट कंपटीशन, दूसरे एंड पे मैं ले रहा हूँ मोनोपोली। ये आपने आपको इनके बारे में पता होगा, आपने पढ़ा होगा अपनी 12th क्लास में, 11th या 12th क्लास में। परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, दो तरह के हमारे पास एक्सट्रीम, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम, दीज आर एक्सट्रीम्स, जो एक लाइन के एक्सट्रीम एंड पे है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन जो है वो बिल्कुल एक लाइन के दूसरी तरफ है, ऐसे ही जो मोनोपोली है वो उस लाइन के दूसरी तरफ है। इनके बाद में कुछ नहीं है। अब इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि वन इज ओलिगोपोली, सॉरी डिओपोली, oligopoly, then we have monopolistic competition. Then we have monopolistic competition. Now, I think this is complete. अब इसमें परफेक्ट कंपटीशन है, एक साइड पे मैंने लिखा है मोनोपोली, राइट। परफेक्ट कंपटीशन से जैसे जैसे मैं मोनोपोली की तरफ जाता हूँ, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो आते हैं। अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन से थोड़ा सा मोनोपोली की तरफ जाना शुरू करूँ, थोड़ा सा जाऊँ, मतलब थोड़ा सा मार्केट पावर लेके आऊँ उसमें, तो मेरे पास आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो भी है मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट, वो परफेक्ट कंपटीशन के ज्यादा पास है एज कम्पेयर टू मोनोपोली। मोनोपोली से दूर है, परफेक्ट कंपटीशन के थोड़ा पास है, मतलब उसमें जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके गुण ज्यादा है। ऐसे ही ओलिगोपोली या डिओपोली जो है मार्केट स्ट्रक्चर, वो मोनोपोली के थोड़ा पास है, उसमें मोनोपोली वाले जो गुण है, मोनोपोलिस्टिक गुण है, वो ज्यादा है। परफेक्ट कंपटीशन के जो गुण है वो थोड़े कम है। ये डायग्राम सबको क्लियर है? ये जो स्ट्रक्चर का डायग्राम है सबको क्लियर है? यस सर। तो जब भी आप कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या ये मार्केट स्ट्रक्चर परफेक्ट कंपटीशन के पास है या फिर ये मोनोपोली के पास है। अगर ये मोनोपोली के पास है तो आपको पता लगेगा कि इसमें मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है। अगर ये परफेक्ट कंपटीशन के पास है तो इसके पास परफेक्ट कॉम्पिटिटिव जो स्ट्रक्चर है उसके कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है। अब आपको शायद परफेक्ट कंपटीशन होगा, ये वाला है, मोनोपोली होगा एंड मोनोपोलिस्टिक होगा। बाकी स्ट्रक्चर जो आपको अगली हायर एडवांस केस में आएंगे, राइट। तो अब मैं बात करता हूँ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के कुछ अजम्पशंस हैं, इसमें अजम्पशंस हैं, पहले आपको वो पता होनी चाहिए अजम्पशंस। तो इसमें एक ही तरह की गुड होती है, गुड्स आर होमोजेनियस, ठीक। मैनी बायर्स मैनी सेलर्स, बायर्स एंड सेलर्स आर प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर, है ना। ऐसे ऐसी कुछ assumptions हैं, वो आगे जाके हम जब इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तब देखेंगे। बट इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है हमारे पास प्राइस इज कांस्टेंट होता, गुड्स आर होमोजेनियस, सो AR एंड MR आर
changed when the output is increased as shown in table below. प्राइस देखिए सेम रखा है हमने, जैसे जैसे हम आउटपुट को बढ़ा रहे हैं टोटल रेवेन्यू जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, बट एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो सेम है। अब ये सारा कुछ सेम क्यों है? क्योंकि जी प्राइस सेम रखा हुआ है मैंने। अगर मेरा प्राइस चेंज होता तो मेरा एवरेज रेवेन्यू भी चेंज होता और मार्जिनल रेवेन्यू। डायग्रामेटिकली इसको हम ऐसे देखते हैं, एक जैसे जैसे मैं आउटपुट इंक्रीज कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरा जो एवरेज रेवेन्यू है और मार्जिनल रेवेन्यू है वो सेम है। अब आप मेरे को ये बताइए, जो मेरा एवरेज रेवेन्यू है और जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है उसकी इलास्टिसिटी कितनी है? डायग्राम देख के बताइए, जो मेरे पास एवरेज रेवेन्यू है एंड मार्जिनल रेवेन्यू है उसकी इलास्टिसिटी कितनी है? सर Infinity. perfectly elastic. Inelastic, sir. Inelastic. इनइलास्टिक, सर perfectly elastic है. Perfectly elastic. Sir, perfectly inelastic. परफेक्टली इनइलास्टिक, वेरी गुड, है ना? Yes sir. आपको शायद याद नहीं होगा कि परफेक्टली इनइलास्टिक किसको बोलते हैं हम। सर ये गलत है, परफेक्टली Yes. इलास्टिक आई गई है। Yes sir, परफेक्टली perfectly elastic है. इनइलास्टिक कैसे होती है? रबर की, यूनिटरी नॉट यूनिटरी, दिस इज नॉट एट ऑल यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब, यूनिटरी के केस में तो हम ऐसी वाली कर्व बनाते थे ना, राइट? Perfectly elastic. यस, परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इनइलास्टिक जो है, अब रबर की एग्जांपल ये थी कि अगर रबर इलास्टिक बहुत होगी तो बहुत ज्यादा खींचेगी, राइट? बहुत ज्यादा खींचेगी। पर अगर इनइलास्टिक होगी तो बिल्कुल नहीं खींचेगी। लोहा, अगर मैंने आपको लोहे की तार दे दी रबड़ की तरह, आप उसको खींच रहे हो बैठ, तो वो नहीं खींचेगी। क्यों? क्योंकि वो इनइलास्टिक है। ऐसे इनइलास्टिक कर्व जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, और जो परफेक्टली इलास्टिक है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक? और जो यूनिटरी है वो, अगर आप राइट साइड पे देखोगे तो यूनिटरी जो है वो हाइपरबोला हाइपरबोला की शेप होती है उसकी। तो इस केस में याद रखना है आपको, जिसने भी गलत जवाब दिया है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे होता है। इसका मतलब क्या है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, और इसका एक और मतलब निकलता है कि अभी जाके आप वो जो चैप्टर है, वो जो मैंने पढ़ाया है, उसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, वो आप जाके उसको देख लेना एक बार, आपको वो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये पूछने का मेरा यही मतलब था कि आपको कितना आपने पढ़ा हुआ है, कितना आपको याद है। तो इलास्टिसिटी कौन सी है? परफेक्टली इलास्टिक कर्व है, ठीक? अब ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में कि जो ए आर एंड एम आर कर्व है, ए आर एम आर है, उनकी इलास्टिसिटी बताओ। वहां पे डायग्राम नहीं होगी, याद रखना, वहां पे डायग्राम नहीं होगी। वहां आपको बोलेंगे ए आर, या फिर ए आर का पूछ लेंगे या फिर एम आर का पूछ लेंगे कि इलास्टिसिटी बताओ। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें सही क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक कर्व। या फिर आपको, अच्छा अभी आपने ये बता दिया, अब मेरे को नंबर्स में बताओ कि ई ए आर या फिर ई एम आर कितना होगा? इनफिनिटी। इन्फिनिटी, Sir, राइट। infinity. ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि परफेक्टली इलास्टिक कब होता है इन्फिनिटी के केस में, परफेक्टली इन इलास्टिक कब होता है जीरो के केस में, 1 के केस में क्या होता है, और 1 से बड़ा हो तो क्या होता है, 1 से छोटा हो तो क्या होता है। ये सारा आपको याद होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, आगे जाके हर जगह काम आएंगी। अच्छा चलो इसको स्टडी करते हैं। इन द अबव डायग्राम ए आर is equal to MR curve is parallel to OX axis because the price is constant in the market। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है, ये प्राइस कर्व भी सेम है। इसमें ये भी चीज याद रखनी है आपने, यही जो है मेरी डिमांड कर्व है, या जिसको हम प्राइस कर्व भी बोल देंगे,
यही क्या है मेरा एवरेज रेवेन्यू है, यही क्या है मेरा मार्जिनल रेवेन्यू। तो एक ही कर्व, सिंपल सी बात है, एक ही कर्व जो है वो सब कुछ है, AR भी वही है, MR भी वही है और डिमांड कर्व भी वही है। आगे जाके आप देखोगे मोनोपोली या फिर मोनोपोलिस्टिक के केस में ये सब डिफरेंट है, प्राइस डिफरेंट है, MR डिफरेंट है, ठीक। MR एंड AR अंडर इनपरफेक्ट मार्केट, यहीं पे आपको दिया हुआ है, ये देख लो आप। इन इनपरफेक्ट मार्केट द प्राइस इज चेंज्ड, प्राइस चेंज होता है। When the sellers want to increase the sale, he must reduce the price. अब प्राइस क्यों चेंज हो रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे साइड में। देखो परफेक्ट कंपटीशन में हम क्या है, प्राइस इज गिवन, प्राइस इज गिवन एंड हमारे को डिमांड का जो है वो दे रखी है जो कि परफेक्टली इलास्टिक है। बट इन केस ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट जो डिमांड कर्व है हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, नॉर्मल डिमांड कर्व की तरह, ये हमारी डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व अगर अगर तो परफेक्टली इलास्टिक है फिर तो प्राइस चेंज नहीं होगा, राइट। बट अगर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो प्राइस चेंज हो रहा है। यही रीजन है कि इम्परफेक्ट मार्केट में जब भी प्राइस चेंज होगा तो MR जो है और AR जो है वो अलग अलग होंगे, प्राइस से बराबर नहीं होंगे। When the price is decreased, the average revenue and marginal revenue are also decreased. This can be shown by the following schedule. आउटपुट इंक्रीज कर रहा हूँ, प्राइस जो है वो डिक्रीज करना पड़ेगा मेरे को आउटपुट बेचने के लिए, राइट। टोटल रेवेन्यू इज चेंज्ड, AR इज डिक्रीजिंग, MR इज डिक्रीजिंग, दे आर नो लॉन्गर द सेम। वो MR देख लो आप AR के भी बराबर नहीं है और MR प्राइस के भी बराबर नहीं। इन केस ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट, इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, AR जो MR है वो ऐसे हमारे को दिए होते हैं। याद रखना है आपने, MR हमेशा ही नीचे होगा AR के। MR कभी ऐसा नहीं हो सकता कि AR ऐसे है और MR ऐसे चला जाए, दिस इज नॉट द केस, ठीक। AR हमेशा ही ऊपर होगा और MR हमेशा ही AR के नीचे रहेगा। इन इम्परफेक्ट मार्केट्स बोथ MR एंड AR कर्व स्लोप डाउनवर्ड, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Here the MR curve is below the AR curve. The price is always equal to average revenue. ये जो कर्व है ये डिमांड कर्व है हमारी। माइक म्यूट कर लीजिए जो भी, जिसका भी माइक ओपन है प्लीज। ये जो मेरी AR की कर्व है इसी को हम बोलते हैं, ये हमारी डिमांड कर्व है या फिर ये प्राइस कर्व है। द प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इन ऑल मार्केट, ऑल्सो MR इज हाफ ऑफ AR। ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, MR is half of AR and price is always equal to AR in all market. अब why price is always equal to, उसका मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करके भी बता देता हूँ, we have time. So टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला बताइए मेरे को। प्राइस Price multiply quantity. क्वांटिटी, राइट। अब मैं निकालना चाहता हूँ, अब मेरे को बताइए एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला। Total revenue upon quantity. कौन? क्वांटिटी। अब मैं क्या करूंगा, एवरेज रेवेन्यू के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा ये वाला कंडीशन जो है मेरी, क्या बनेगी, प्राइस इनटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी। ऊपर मल्टीप्लाई में क्वांटिटी से क्वांटिटी कट गई और मेरे पास क्या आ गया, प्राइस। देयरफॉर AR will always be equal to price in every market। कोई भी मार्केट हो AR का मतलब प्राइस, और यही है मेरी डिमांड कर्व।
तो कभी कंफ्यूज नहीं होना अगर प्राइस कर्व बोल दे या डिमांड कर्व बोल दे, क्योंकि डिमांड कर्व ही रिलेशन बताती है आपका प्राइस और क्वांटिटी में, तो उसको प्राइस कर्व भी बोल देते हैं, राइट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे को पूछ सकता है अभी, किसी को कुछ ना समझ में आया हो। रमन प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। यहाँ तक कोई किसी को डाउट हो, मैं आगे पढ़ाना शुरू करूं? ओके। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नेक्स्ट हमारे पास है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सभी को मेरी आवाज आ रही है ना, राइट? यस सर। ओके ओके ओके। सो नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। In a production system, so many factors are used to get output. The factors are called inputs and final outcomes are output. Input होते हैं जी, बहुत सारे factors होते हैं हमारे पास जिससे हम output लेते हैं, इसी को बोलते हैं production. Output is a transformed form of the input. Input की हम जो form है उसको transform कर देते हैं, यही हमारी output. If we go to primitive age, there was only land and labor that were used in production of agricultural goods and some small industrial factory goods. दो ही हमारे पास होती थी, लैंड एंड लेबर पुराने केस में. As the civilization and industrialization process improved, the nature of the input get changed and item of input also increased. In a modern production system, usually there are 4 factor production जो हमारे को पता है, land, data, capital and organization. Means of production. Now, means of production originally came out of Karl Marx idea on mode of production. ठीक है, ये लाइन आपको याद होनी चाहिए. किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने. कौन सा? मोड ऑफ प्रोडक्शन. मोड ऑफ प्रोडक्शन किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने. उसी से है हमारा मींस ऑफ प्रोडक्शन. The labor as a factor is given importance and are compared with the physical capital goods like machinery, tools, etc. As such, the means of production may be referred both to tangible aspect such as physical raw material, tools or labor, and non-tangible such as domestic labor or knowledge production that contributes to means of production. तो means of production जो है वो tangible भी हो सकते हैं, tangibles like physical, tools, labors, and non-tangible like domestic labor, knowledge production, and contributes to means of production. Means of production, also known as means of labor, are the material, tools, and other instruments used by worker to make output. This includes machine, tool, This shows that labor is the center stage of the production system. If labor is taken off from the production system, even with all available other factors, there will be zero production. From the importance of labor, the labor theory of value is developed. From the importance of labor, the labor theory of value is developed. मैंने आपको बताया था शायद फर्स्ट सेकंड लेक्चर में कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जो रिकार्डो वगैरह ने दी थी, रिकार्डो, कार्ल मार्क्स ने भी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का यूज किया था अपने सारे एनालिसिस में. लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या कहती है कि जो भी हम बनाते हैं, जो भी हम चीजें बनाते हैं, है ना, तो उसकी जो वैल्यू है, जैसे कि प्राइस, अभी हम प्राइस उसको वैल्यू को डिनोट करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ से ड्राइव हो रही है? लेबर से हो रही है. बाकी सारी चीजें जो है वो लैंड हो गई, कैपिटल हो गया, वो एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, तो उसको बोलता था कि वो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करते. अभी उसकी थ्योरी अपनी कि वो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करते, उनकी कोई वैल्यू ऐड नहीं होती. वैल्यू किसकी ऐड होती है हमेशा प्रोडक्शन प्रोसेस में? सबसे ज्यादा लेबर की. यही है हमारी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू.
अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आगे इसने एक्सप्लेन भी किया है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द वैल्यू ऑफ लेबर शुड बी इक्वल टू एडिशनल वैल्यू ऑफ आउटपुट आफ्टर रिड्यूसिंग द यूज ऑफ अदर मटेरियल्स। मतलब जो उसकी फाइनल वैल्यू आ रही है, अगर उसमें से आप बाकी बचा कुचा माल निकाल दो कि एंटरप्रेन्योर को थोड़ा वो दे दिया पैसा, कैपिटल को इंटरेस्ट दे दिया, तो बाकी जो भी बचेगा वो कहाँ से आएगा? लेबर से। बट the surplus value is actually appropriated by the owner of production. Now, value of the concept of surplus value is given by Karl Marx. ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट? सरप्लस वैल्यू जो है वो कंसेप्ट किसने दिया था? मार्क्स ने. This is well known as labor exploitation. According to Marx, the exploited person are called proletariats. ठीक, इनको क्या बोलते हैं? Proletariats. तो ये वर्ड भी आपने याद रखना है, मार्क्स से जुड़ा हुआ है, कार्ल मार्क्स से, जिसने, आपको याद होगा, सोशलिज्म, मैं आपको इधर बता देता हूँ, जैसे कि मैंने ये बताया ना, सिमिलर केस है कैपिटलिज्म, इसमें कैपिटलिज्म, another is socialism. कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म दो अलग अलग डिफरेंट हमारे पास एस्पेक्ट हैं इकोनॉमी को, बेसिक इकोनॉमी के लिए। ये डिसाइड करते हैं कि कैसे इकोनॉमिक सिस्टम हमारा वर्क करेगा। ये एक तरह से इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा। पूरी कंट्री, जैसे हम अभी मार्केट की बात कर रहे हैं ना, तो पूरी कंट्री कैसे वर्क करेगी वो कैसे डिसाइड होगा कि आप दोनों में से कौन सा अडॉप्ट कर रहे हो, आप कैपिटलिज्म अडॉप्ट कर रहे हो या फिर आप सोशलिज्म अडॉप्ट कर रहे हो। मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो कैपिटलिज्म पे चलती हैं आजकल, जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट होता है कि आप अपने नाम पे जमीन कर सकते हो, आप जितना मर्जी कमा सकते हो, ठीक है, आप मार्केट से कुछ भी खरीद सकते हो, प्राइवेटाइजेशन होगा सभी चीज का, और आपको प्राइवेटली सब कुछ करना पड़ेगा। बट इस केस में क्या है, गरीबों का बुरा हाल होता है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास पढ़ने को नहीं है, तो उनका ये कुछ नहीं देखते, उनको अपने मार्केट से, जिनके पास पैसा है, आजकल जैसा देश में आप देख रहे हो, जिनके पास पैसा है वो खुश है, और जो गरीब है वो बेचारा मर रहा है, वो हर कहीं मरता है, वो हॉस्पिटल में भी मरता है, वो एजुकेशन में भी मरता है ना, वो हर जगह उसका यही हाल है। इन द अदर हैंड, सोशलिज्म जो बात करता है वो इक्वालिटी की बात करता है, इक्विटी की बात करता है, उसमें कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, सब कुछ वो है सोशलाइज है, सभी को इक्वल जमीन मिली हुई है, सभी इक्वली तरह से खेती कर रहे हैं, सभी की इनकम जो है वो बराबर है, वहाँ पे बराबरता का कॉन्सेप्ट है। अब दोनों केस की कुछ कुछ खामियां हैं, वो कभी अलग बात करेंगे अगर आएगा तो। बट कैपिटलिज्म जो है वो बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएसए, है ना, यूके, ऐसी कंट्रीज में कैपिटलिज्म अडॉप्ट किया, और सोशलिज्म लाइक रशिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, तो ऐसी कंट्रीज जो है वो सोशलिस्टिक सिस्टम पे बेस्ड है। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया जब आजाद हुआ 1947 में, तब नेहरू जी ने 5 ईयर प्लान्स जो बोरो किए थे, आपको याद होगा 5 ईयर प्लान किससे बोरो किए थे? रशिया से। जब उसने 5 ईयर प्लान रशिया से बोरो किए, तब हम एक तरह से बीच में लाया करते थे, इसलिए हमारे को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, बोलते हैं ना मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ना ही हम कैपिटलिस्टिक है, ना ही सब कुछ प्राइवेट है, और ना ही सब कुछ सरकारी है, हम क्या है, बीच में। और अभी आते आते जैसे कि एडवांसमेंट आ रही है ना, 2024-25 हो चुका है, तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? कैपिटलिज्म की तरफ। हम सोशलिस्टिक को छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हो रही है ना हर चीज की,
तो ऐसे ऐसे हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कैपिटलिज्म की तरफ। और मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो यहीं पे लाई करती हैं कैपिटलिज्म की पास में। सोशलिज्म के पास में बहुत कम कंट्री है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म? Yes, So there are usually three forms of economic system: capitalistic, socialistic and mixed, जो मैंने अभी समझाया। Under the capitalistic system, only the private investor or business houses control the system on the basis of market rule. There is no need of government sector in the economic and business sector. कैपिटलिस्टिक सेक्टर में क्या है, जो बड़े बड़े घराने हैं, जो एफिशिएंट लोग हैं, जैसे अंबानी हो गए, अडानी हो गए, राइट, तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं यही पूरा सिस्टम चलाते हैं, संभालते हैं। पर इंडिया में ऐसा केस नहीं है, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट भी है, इंडिया में हम गवर्नमेंट चलाते हैं, राइट। तो इंडिया प्रॉपर तरह से कैपिटलिस्टिक नहीं है। Capitalism is defined as private ownership and control over the means of production. Private ownership होती है, अगर आपने चॉकलेट ले ली दुकान से खरीद के, तो उस पे आपका हक है, आपकी उस पे ओनरशिप है, प्राइवेट ओनरशिप। कंट्रोल ओवर द मींस ऑफ प्रोडक्शन, मींस ऑफ प्रोडक्शन कौन से होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, वो सब प्राइवेट होते हैं। वेयर द सरप्लस प्रोडक्ट becomes a source of unearned income for its owners. सरप्लस प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल जो हम मिलाएंगे आपस में, उससे कुछ हमारे को प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट किसके पास जाएगा, एंटरप्रेन्योर के पास जाएगा, क्योंकि उसने रिस्क लिया, ठीक। अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट सीकिंग इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक अ मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये कह रहा है कि इस सिस्टम के अंदर प्रॉफिट सीकिंग इंडिविजुअल, जिनको प्रॉफिट चाहिए, जो प्रॉफिट सीक करते हैं, वही इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं इस चीज में, है ना। तो देखा जाए तो मैन इज रैशनल, ये आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, मैन इज रैशनल ह्यूमन बीइंग। रैशनल का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट कमाने वाला, जिसको हर चीज में प्रॉफिट चाहिए। तो साधु संतों को अगर छोड़ दें हम, बाकी सभी इंसान क्या है, रैशनल है। सभी चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट हो हर चीज में, राइट। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप चाहते हो कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छा पढ़ाने वाला टीचर मिले, राइट। या फिर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या है कि आप जॉब पाना चाहते हैं। जॉब क्यों पाना चाहते हैं, क्योंकि उससे इनकम अच्छी होती है, राइट। तो आपकी सभी ना, सब किसी न किसी का, हर एक ना एक रैशनैलिटी पॉइंट है। तो वो जो रैशनैलिटी है वो कहाँ पे हमारे को नजर में आती है, कैपिटलिज्म। मार्केट मैकेनिज्म जो है कैपिटलिज्म की बैकबोन है, मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी है। मार्केट मैकेनिज्म डिसाइड्स द प्राइस ऑफ गुड एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन दिस सिस्टम। सभी कुछ कहाँ पे डिसाइड होता है जी, मार्केट में। इसलिए जो इकोनॉमिक्स है सारी, वो कैपिटलिस्टिक बेस्ड है, क्योंकि सारा कुछ जो है मार्केट में डिसाइड हो रहा है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे जाके हम इसको स्टडी करेंगे। आज टाइम का थोड़ा दिक्कत है, बाकी हम कल को यहीं से स्टडी करेंगे। अगर आप घर पे एक बार पढ़ सकते हो, इसको पढ़ के देख लेना, और जो मैंने पीछे करवाया वो जरूर कर लेना एक बार। All right then, thank you all.